दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने हेलीकॉप्टर की चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से, उनके द्वारा डिप्यूटेड ऑफिशियल्स की तरफ से जिस बड़े पैमाने पर गहन छानबीन की गई, चेकिंग की गई, उसके बाद जिस तरह उन्होंने निर्वाचन आयोग को सवालों के घेरे में ले लिया, उस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं इंतजार ही कर रहा था कि इस कार्यक्रम में जो बात मैं करने जा रहा हूं उसमें इलेक्शन कमीशन का भी वर्जन आ जाए, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की है, जहां तक हमारे तक सूचना है। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर को यवतमाल के, महाराष्ट्र में यवतमाल एक जगह है, उसकी हवाई पट्टी पर जिस तरह से ऑफिशियल्स ने जांच की, छोटे मझोले बड़े जितने भी उनके हेलीकॉप्टर में सामान था, बैग थे, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो कुछ चीजें थी, जैसे खाने पीने की कोई चीजें अगर रखी हो, उनकी भी छानबीन की गई। तो उन्होंने पूछा ऑफिशियल्स से, जो उसके बड़े अधिकारी थे, कि भाई आप जिस तरह हमारे एक एक चीज की जांच कर रहे हैं, क्या आप इस तरह की जांच एकनाथ शिंदे की भी करते हैं? क्या इसी तरह की जांच आप देवेंद्र फडणवीस की भी करते हैं? क्या इसी तरह की जांच आप अजित पवार की भी करते हैं? और क्या अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी की भी करते हैं? क्योंकि इलेक्शन के दौरान तो चाहे जिस पद पर कोई बैठा हो या भूतपूर्व कोई हो, सभी बराबर हैं। चुनाव प्रचार के दौरान तो सभी बराबर हैं। जो सुविधाएं प्रधानमंत्री गृहमंत्री को मिलती हैं वो अलग हैं, अलग बात है। लेकिन जहां तक जांच का प्रश्न है, जांच तो किसी के भी हेलीकॉप्टर की हो सकती है और करनी चाहिए। अगर आप विपक्ष के लोगों की जांच केवल कर रहे हैं तो ये तो सरासर अन्याय है। इस पर वो ऑफिशियल कुछ कह नहीं सका। उसने बस ये कहा कि सर हम करेंगे, अगर आदेश होगा तो। ऊपर से आदेश यानी इलेक्शन कमीशन के बड़े अफसरों द्वारा। तो उन्होंने कहा कि अगर करो तो हमको कभी वीडियो भेज देना। और इतना इतनी इतना क्षुब्ध थे उद्धव ठाकरे इस पूरे अप्रोच और एटीट्यूड से इलेक्शन कमीशन के, कि उन्होंने बाकायदे वीडियोग्राफी करवाई इस पूरे प्रकरण की और उसको जारी भी किया। उसमें गुस्सा भी है और उसमें वाजिब प्रतिरोध भी है। ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे ने केवल गुस्सा जताया, और गुस्सा जताना भी एक तरह से कई बार जायज होता है। जब कोई इंस्टीट्यूशन इतना अन्याय करने लगे कि वो सिर्फ विपक्ष की चेकिंग कराए, और वो भी इस तरह की चेकिंग, तो इस पर दोस्तों काफी बड़ा बाबेला मचा हुआ है। आज सबसे अधिक बाबेला इसी मुद्दे पर मचा हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, कि ये क्या हो रहा है। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का जमकर समर्थन किया, कांग्रेस के नेताओं ने भी समर्थन किया। इस मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी जो है वो पूरी तरह एकजुट है। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा समर्थन मिला, जिस तरह उद्धव ठाकरे को शरद पवार कांग्रेस को मिला, उससे भी ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को और इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को मिला हमारे देश के टीवी चैनलों का। खासकर अंग्रेजी हिंदी के जो टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने जमकर बचाव किया इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स का, जो जांच कर रहे थे उनका भी, कि भाई ये तो उनका काम है, ये तो आदेश है। कभी ये नहीं सवाल किया कि आदेश केवल विपक्ष की जांच के लिए क्यों है। और टेलीविजन चैनलों के एंकरों ने, पता नहीं उनको आदेश कहां से था, उन्होंने तो उद्धव ठाकरे को ही कोसना शुरू कर दिया। और उन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं किरीट सोमैया साहब, उनके बयान को कोट करते हुए टेलीविजन चैनलों ने बोलना शुरू कर दिया कि क्या उद्धव ठाकरे सम्राट हैं, क्या वो इंपरर हैं, कि उनकी जांच नहीं की जा सकती है, वो कौन होते हैं ये बात कहने वाले। तो दोस्तों इससे तो ये साबित होता है कि विपक्ष का व्यक्ति जो है वो, उसकी सारी जांच कर ली जाए ठीक है, कुछ भी न मिले तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर सत्ता पक्ष के किसी व्यक्ति की जांच हो जाए तो वो कर्मचारी सस्पेंड हो जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, संजय राउत ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है मंगलवार को,
और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ ही समय पहले ओडिशा में जब चुनाव चल रहे थे, उस समय एक ऑफिशियल ने प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर को चेक किया तो वो सस्पेंड हो गया था। ये बात संजय राउत ने कही। तो दोस्तों, अगर ये हाल है, संजय राउत राज्यसभा के मेंबर हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति हैं जो जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं चीजों को, खासकर जब प्रधानमंत्री को कोर्ट के मामले को उठा रहे हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, हमने और भी कई मौकों पर इस तरह की चीजें देखी हैं। लेकिन क्या मजाल कि देश के जो बड़ी टॉप हस्तियां हैं उनकी कोई चीज जांच हो, लेकिन विपक्ष के जितने टॉप नेता हैं उनकी जांच हो रही है। इस पर टेलीविजन चैनलों का जो आज रवैया था, लगातार दोपहर से शाम तक वो इस पर बोलते रहे और विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते रहे। ऐसा लग रहा था कि वो सवाल विपक्ष से ही केवल करना जानते हैं। सत्ता पक्ष से सवाल करना तो ऐसा लगता है कि टेलीविजन चैनलों ने भुला दिया है। और दरअसल दोस्तों, इसमें उनका कसूर नहीं है, क्योंकि टेलीविजन के चैनल अब पत्रकारिता में नहीं है। वो बिल्कुल पत्रकारिता में नहीं है। या तो वो बिजनेस में है, या तो वो राजनीति में है। या तो वो राजनीतिक काम कर रहे हैं, या तो वो बिजनेस का काम कर रहे हैं। जर्नलिज्म का काम वो नहीं कर रहे हैं, अगर सच पूछा जाए तो। इसलिए उन पर दया आप कर सकते हैं, लेकिन उन पर डिस्कशन किया जाए, उन पर कोई विचार विमर्श किया जाए कि वो अच्छी पत्रकारिता क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, अच्छी पत्रकारिता करने के लिए वो आज है ही नहीं है। वो वजूद ही खो चुके हैं पत्रकारिता का। अगर देश में आज भी पत्रकारिता बची है तो अंग्रेजी के और कुछ भाषाई अखबारों में। अंग्रेजी के कुछ अखबार अब भी जर्नलिज्म कर रहे हैं। आप उनसे आलोचना कर सकते हैं, उनसे असहमति जाहिर कर सकते हैं, उनसे नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मत भूलिए कि इस कठिन दौर में भी अंग्रेजी के कुछ एक अखबार, बल्कि उसमें संख्या ज्यादा है, और भाषाई में अखबारों में कुछ अखबार, उन्होंने झंडा कम से कम बुलंद रखा है। गिरते पड़ते जो भी होगा, हांफते, और उसी में वो सांस भी ले रहे हैं, आजादी की सांस, लोकतंत्र की सांस। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो मानता हूं कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनका काम ठीक है, वो एक कैंपेन की तरह हो, उनका जर्नलिज्म है ज्यादातर का। लेकिन अखबारों में आज भी जो जिसको आप जर्नलिज्म कहते हैं वो दिखता है कई जगह, जो मैं जिक्र कर रहा हूं। कई फोर्टनाइटलीज हैं, कई मंथली मैगजीन्स हैं। अभी आज ही देखिए द कैरावान, किस तरह से पत्रकारिता वो कर रहा है। ईपीडब्ल्यू है, मेन स्ट्रीम है, हिंदी में कई पत्रिकाएं हैं जो इस तरह की कोशिश कर रही हैं। वेबसाइटें कई हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कुछ यूट्यूब चैनल भी कर रहे हैं, लेकिन गिने चुने। ज्यादातर यूट्यूब चैनल भी कैंपेन एक तरह का करते हैं, आइदर सत्ता के पक्ष में या सत्ता के बिल्कुल विरोध में। तो बड़ा दुख होता है, और ये जो दुख है मरती हुई पत्रकारिता के कारण ऐसे लोगों का बढ़ता जा रहा है जो सचमुच पत्रकारिता को लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। तो आज उद्धव ठाकरे के प्रकरण पर दोस्तों यही चीज दिखी टेलीविजन चैनलों में, जो बहुत उनकी दयनीय तस्वीर पेश कर रही थी। ऐसा लगता था कि जो एंकर हैं, चाहे स्त्री एंकर हो चाहे पुरुष एंकर हो, वो विपक्ष के प्रवक्ताओं पर टूट पड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति आता था, वो बिल्कुल विनयशीलता की चादर ओढ़ लेते थे। ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल इतने विनयशील बन गए हैं, जैसे लगता है कि उनके आगे बिल्कुल बिछ गए, जो वो कह रहे हैं उनको बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कह रही हैं तो उनसे आर्गुमेंट होने लगता था। लेकिन दूसरे सज्जन जो बोल रहे थे बीजेपी के, वो ऐसा लगता था कि वो जो बोल रहे हैं ब्रह्म वाक्य है। तो ये एक स्थिति जो आज नजर आई महाराष्ट्र के चुनाव के दरमियान एक घटना को लेकर, ये कमोबेश झारखंड में भी लगातार घटी है। और झारखंड में कई बार शिकायतें की गई हैं असम के मुख्यमंत्री, जो इस वक्त वहां इंचार्ज बनकर बैठे हुए हैं, और वो कई महीनों से वहीं पर हैं और आना जाना लगा रहता है गुवाहाटी से लेकर और रांची के बीच में।
लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से अनर्गल प्रलाप किया है, माय गॉड, जिस तरह से उन्होंने कम्युनल स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिस तरह कैंपेन किया है कि आलमगीर और इरफान को यहां से निकालो, बाहर निकालो, जिस तरह हमने अयोध्या से बाबर को निकाला था। आप दो मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले नेताओं को झारखंड से बाहर निकालना चाहते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं? क्या वो घुसपैठिए हैं? वो मंत्री इसमें एक रह चुका है, एक और विधायक रह चुका है, और आप इन लोगों को कह रहे हैं इनको बाहर निकालो, और उनकी तुलना बाबर से कर रहे हैं। और बाबर तो एक राजा था, सम्राट था, या बादशाह, जो भी आप उस समय कहिए, आप उसको पसंद करें ना करें, राज किया उसने एक बड़े भूगोल पे। लेकिन आप कह रहे हैं कि अयोध्या से उसको निकाल दिया। वो आप क्या कहना चाहते हैं? इतिहास से निकाल कर देख लीजिए। इतिहास में अच्छे लोग हों या बुरे लोग हों, आक्रमणकर्ता हों चाहे वो पराजित लोग हैं, वो तो बने रहेंगे। आज आप इतिहास की किताबों के पन्ने फाड़ेंगे, लेकिन जब दूसरा दौर आएगा तो फिर वो इतिहास पुनर्जीवित हो जाएगा। इतिहास से खिलवाड़ कोई अच्छी चीज नहीं है। हाँ, इतिहास सही ढंग से लिखा जाना चाहिए, लेकिन जो आज अपने देश का निर्वाचन आयोग जो इतिहास लिख रहा है दोस्तों, वो भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। इसलिए नहीं अच्छा कहा जाएगा कि इसी देश का निर्वाचन आयोग पूरी दुनिया में एप्रिसिएट किया जाता था। कई मुल्कों में चुनाव होते थे तो भारत के इलेक्शन कमीशन को इसके रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाते थे कि ऑब्जेक्टिव ढंग से, निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने में ये लोग काफी स्पेशलिस्ट हैं, तो ये ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन आज हमारे देश के चुनाव आयोग को बिल्कुल सत्ता पक्ष के साथ चिपका हुआ लोग महसूस कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन खुलेआम कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो झारखंड में बोल रहे हो या महाराष्ट्र में बोल रहे हो, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। अलबत्ता विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो जाती है। पिछली बार हमने देखा था चुनाव में, इस बार देखिए क्या होता है। चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो कार्रवाई का कुछ नोटिस आएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा अपने आप। लेकिन जो कम्युनल स्पीचेस बीजेपी के नेता दे रहे हैं, उन पर कोई पाबंदी अभी तक नहीं लगाई गई है। निर्वाचन आयोग के लिए ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।